बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात फिर वही होगी कोरोना के हवाले से। सूरत हाल अबतर है, हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं, तो डिटेल आगे चल के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे महकमा सेहत की हिकमत अमली क्या है वो भी आपके साथ शेयर करें और डॉक्टर्स की जानिब से मुफीद मालूमात जो है वो भी आज के प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज़, बहुत सारे लोग अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब्स के लिए जब जाते हैं तो बहुत सारी जहाँ पर मुश्किलात होती हैं वहाँ पर एक सबसे अहम चीज़, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन कायम करने के लिए आपको ड्रेसअप किस तरह से होना है, आज के प्रोग्राम में हम कुछ ये वाली टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन अभी एक अच्छी चीज़, आई डोंट नो ये अच्छी आगे चल के साबित होती है या नहीं होती है, चीनी जो है उसकी कमी पूरी करने के लिए एक इकदाम उठाया गया। मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ जी। मुल्क में चीनी की तलब को पूरा करने के लिए, कीमतों में कमी लाने के लिए वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की चीनी दरामद तो कर ली है, मगर अब सवाल ये पैदा होता है परचून फरोश अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स इस दरामदी चीनी को पसंद करते भी हैं या नहीं, इसका फ़ायदा होने वाला है या नहीं। एक वो जो हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और बहुत जगहों पर चीनी नायाब भी हो चुकी है। अब इस स्टेप के बाद क्या लाहौरियों को रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे चल के अगले आने वाले प्रोग्राम्स में हम लोगों के जो है वो तासुरात भी इस हवाले से आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्लान नज़र आ रहा है कि अगर शॉर्टेज हो रही है तो चलें कोई हिकमत अमली अपनाई तो गई है। प्रोग्राम में आगे चल के इस पर भी बात होगी। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। जुनेद है हमारे साथ। जुनेद बताइए, सर्दी की शिद्दत हम देख रहे हैं टाइम टू टाइम हल्की फुल्की बढ़ती चली जा रही है। वो जो चाय कॉफ़ी वाला मौसम मैं कहती हूँ ना, वो मुझे लग रहा है वापस आना शुरू हो रहा है। तो मौसम कैसा रहेगा, कोई बारिश के इम्कानात हैं? लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज भी लाहौर शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है, लेकिन शहर में ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ जो है वो मौसम में तब्दीली के इम्कानात जो हैं वो बढ़ गए हैं। और आज भी सुबह के वक्त जो है वो दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने मौसम ठंडा होने के साथ साथ जो है वो स्मॉग बढ़ने के इम्कानात भी जो है वो ज़ाहिर किए हैं। और आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो स्मॉग छाई रहेगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 245 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आम दिनों की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। दूसरी जानब अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है 68%, जबकि शाम के वक्त जो है 42% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवाएं जो हैं वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। और दूसरी जानब मौसम जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ तक खुश्क रहेगा और शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में जो है वो कमी देखने में आएगी। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी देखने में आएगी। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल बता रहे थे और ये चीज़ें मेरे सामने इतनी सारी पड़ी हैं, इनको मैनेज मैं कर रही हूँ कि किस तरह से शो में सारी चीज़ें जो हैं वो रन डाउन आपके सामने लेके आना है। टॉप स्टोरीज़ मेरे सामने आई हैं तो पहले वही शेयर कर लेते हैं। शादी हॉल्स बंद, दफातर में अमला आधा, मास्क ना पहनने पर 100 रुपये जुर्माने के साथ 3 मास्क दिए जाएंगे। आलूदगी के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए, हाई कोर्ट बर वक्त इकदाम न करने पर इजहार नाराजगी। मायूसी का शिकार ऑपोजिशन कौम को गुमराह नहीं कर सकती है, वजीर आला उस्मान बुज़दार, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वजीर आला से मुलाकात हुई है। और वाल्टन एयरपोर्ट खत्म करके 412 कमर्शियल प्लॉट बनाने की तैयारियां। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली और पहली खबर हमारे पास है कोरोना के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं कज़ाफ़ी भट्ट साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आपके? भट्ट साहब, आप 100 रुपया जुर्माना या तो मास्क खरीद लें उसी 100 रुपये के, अदरवाइज 100 रुपये के आपको 3 मास्क मिल जाएंगे। आप ये 100 रुपये का जुर्माना क्या है ना, हमारे सीईओ को गुस्सा चढ़ा रही हैं। वो अगर 15-20 रुपये करते हैं जुर्माना तो इसका मतलब है वो 100 रुपया क्रॉस कर जाएगा। और वो अगर उन्होंने
हमारे दफ्तर में पहले से ही जुर्माने हो रहे हैं तो जो वही मास्क कह रहे नहीं हो ना, पहनता। पहले 100 से कम हो रहे हैं ना, तो अब ये अगर इन्होंने ये 100 कर दिया तो इधर भी रेट बढ़ पर सब जाएगा। दफ्तर एंट्री पे 1 मास्क मिलता है, इन्होंने 3 मास्क देने हैं, इसलिए उन्होंने 100 रुपया पूरा कर लिया। खैर, बैक टू द न्यूज। ये लाइटर टोन पे बात हो रही थी। इंतहाई संजीदा मामला है, कोरोना बढ़ता चला जा रहा है और अभी 20 अमवात गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। सीरियसली कल मैंने जो खबर शेयर की थी उसमें हार्डली मेरे ख्याल से 3 अमवात थी गुज़श्ता 24 घंटों में, और अब ये 20 फिगर पहुंच गया। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए, बात वही आ जाती है, हम खुद एहतियात नहीं कर रहे हैं। मसला ये सबसे बड़ा ये है। देखिए, गवर्नमेंट किस हद तक हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ पे होता है हम उसको कहते हैं कि ये गलत कर रही है, लेकिन कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। हम कहीं जा रहे हैं, अब मीडिया चीख रहा है कि कोरोना फैल रहा है, टिकर्स चल रहे हैं, हेडलाइंस चल रही हैं। यकीन मानिए मुझे तकरीबन कोई हो गए हैं 20-25 दिन प्रोग्राम के स्टार्ट में सबसे पहले बात हम यही कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये देख लें, सड़क पर, किसी मार्केट के अंदर, किसी जगह पर आपको कोरोना एसओपीज के ऊपर इंप्लीमेंट किसी जगह पे नहीं हो रहा। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि फिर वही बात आ गई, साथ ही हुकूमत के ऊपर भी हम आ जाते हैं कि हुकूमत के अपने फंक्शंस के अंदर, अपनी उनकी मीडिया टॉक्स के अंदर, जहाँ पे वो खुद बैठते हैं या जाते हैं, वहाँ पर भी इनके ऊपर इंप्लीमेंट बट नहीं साहब किया मुझे जा इस रहा। खबर से ना ऑनेस्टली स्पीकिंग शदीद इख्तलाफ है। मजमे हम देख रहे हैं बड़े बड़े हो रहे हैं। अभी रात को आप यकीन माने इत्तफाकन ऐसे ही अचानक बैठे हुए प्लान बना और मैं मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ करीम ब्लॉक मार्केट। वहाँ पे जो हालात थे, मुझे पार्किंग की जगह नहीं मिली और तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पार्किंग तलाश करने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आए। इतना रश था, तकरीबन कोई 6-7 बजे का टाइम, और आपको पार्किंग नहीं मिल रही है। लोग इतने ज़्यादा हैं कि आप बाहर निकलने का, किसी दुकान में जाने का सोच भी नहीं सकते। आप शादी हॉल्स बंद करने का फैसला कर रहे हैं, आप दफातर में लोग कम कर देंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें, जितने बड़े इज्तिमा हैं वो भी हो रहे हैं, हम बाज़ारों में जा रहे हैं, वहाँ पर भी उसी तरह से रश नज़र आ रहा है। तो ये 2 स्टेप्स लेने से आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि आप कोरोना पे काबू पा लेंगे? देखिए, आज दिलचस्प बात यह कि आज प्राइम मिनिस्टर भी एक जलसे में जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, प्राइम मिनिस्टर भी आज एक जलसे में जा रहे हैं। बिल्कुल। आज हमने ये भी देखना है कि क्या वहाँ पे कितना एसओपीज के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। बट सब पॉसिबल ही नहीं है ना। आप जलसे जुलूसों में कहें कि जी मास्क कोई पहन लेगा, आप एंट्रेंस पे इस चीज को यकीनी बना लेंगे, लेकिन आप किस तरह इंश्योर कर सकते सर, हैं? वहाँ पे समाजी फासला कैसे आप कैसे आएगा? वहाँ पे रख ही नहीं सकते आप समाजी फासला। बिल्कुल नहीं। असल देखे ना, गवर्नमेंट भी अपनी जगह ठीक है, और इधर अवाम जो है, ये बुनियादी तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी। हम उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे किस किस को कंट्रोल करे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने मानना ही नहीं है। आपने बात की यहाँ की, आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, किसी भी शॉपिंग मॉल, भाई वहाँ पे गाड़ी लगाने की आपको जगह नजर नहीं आएगी, गाड़ी लगाने की जगह नजर नहीं आएगी, इतना क्राउड होगा। किसी मार्केट के अंदर घुस जाएं, हाल रोड आप चले जाएं, मैं आपको बताऊं कि वहां पे लिख के लगाया होगा मास्क के बगैर अंदर दाखिला मना, लेकिन काउंटर पे जो साहब बैठे होंगे वो मास्क के बगैर बैठे होंगे, और पीछे पूरा एक झमघट्टा जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होगा मोबाइल लेने के लिए। मकसद ये है कि कुछ हमें भी ख्याल करना चाहिए। सैनिटाइजर हमने रखना छोड़ दिए हैं यार, चले आप सड़क पे चलते हुए मत लगाएं, लेकिन कम से कम मार्केट में अगर आप जा रहे हैं, कोई खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर तो कम से कम आप मास्क लगा लेना, थोड़ी देर के लिए लगा लें, चले लगाएं तो सही ना। अब आप शादी हाल बंद कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज़ जो है वो मुझे ये नज़र आई कि आप शादी हाल बंद करने के बाद खुली फ़ज़ा के अंदर, वो कह रहे हैं जी कि तकरीब की इजाज़त होगी। अब खुली फ़ज़ा में शादी के प्रोग्राम करने के बाद जो है वो ग्राउंड्स जो हैं, स्कूलों के लॉन्स जो हैं, बड़े बड़े जो लॉन्स हैं, वो उनके रेट्स बढ़ जाएंगे। अब जिन लोगों ने शादी हॉल्स के अंदर दिसंबर के बाद की बुकिंग कराई हुई है, ओ भाई नुमान तुम्हारी भी शादी है भाई, तुमने भी बुकिंग कराई हुई है, मेरे ब्रदर इन लॉ की है जी, अब मसला पड़ जाना उधर भी। अब ये देखें कि उन बेचारों का क्या बनेगा। उन्होंने जितने मेहमानों की बुकिंग करवाई हुई है, आप आधे कर देंगे मेहमान। अब दोनों साइडों के ऊपर ये प्रॉब्लम आएगी। या तो हुकूमत पहले से ये प्लान करके रखती कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमने क्या करना है। मसला एक ये भी है कि हम सोचते बाद में,
پلاننگ بعد میں کرتے ہیں. بٹ صاحب میں پھر یہی بات جو ہے اس طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ یہ دو آپشنز ہیں. اچھا کیا ہے آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے کچھ تو پلان کیا ہے, بہت اچھی چیز ہے اگر آپ محدود کرنا چاہ رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو. آپ بازاروں کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہاں پر کون انشور کرے گا کہ سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے, لوگوں نے ماسک پہننا ہے؟ اس قدر آج کل بازاروں میں رش ہے, مطلب شادی کے ایونٹس آپ بند کرا رہے ہیں, شادی ہالز پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں, لیکن جو بازاروں میں رش ہے وہ بھی شادیوں کو لے کر ہی ہے, اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ دیکھیں انا, کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ ان حکومت کی, انتظامیہ کی تاجروں کے ساتھ ہمیشہ نیگوسیشن ہوتی رہی ہے. میں یہاں پہ انتظامیہ کو اور حکومت کو مورد الزام نہیں اب ٹھہراؤں گا. اب یہ ذمہ داری تاجروں کی. تاجروں نے کمٹمنٹ کی کہ ہم اپنی دکان کے اندر اسی شخص کو آنے دیں گے جو ماسک لگا کر آئے گا. پھر انہوں نے کہا جی کہ لائن بنوائی جائے گی. تاجروں نے کمٹمنٹ کی. ایسے ہی ہے, پچھلی دفعہ بھی ایسا ہے, اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہے. آپ مجھے بتائیں اگر انتظامیہ وہاں پہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے جاتی ہے تو ان بیچاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ ان کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ ان کو دھکے مارتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کاروبار تباہ کرنے کے لیے ہیں. دیکھیں انتظامیہ یا حکومت, یہاں پہ ہم اس کو الزام نہیں دیں گے. یہاں پہ ان تاجروں کی ذمہ داری ہے جو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت نے کہا کہ آپ ایک وقت کے اندر 1 یا 2 لوگوں کو آنے دیں گے. آپ نے سارے کے سارے ہوتے ہیں اندر کہ جی ہماری دکانداری تباہ ہو جائے گی, ہم کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی اگر مری گئے تو وہ جو کما رہے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے 100 روپیہ کما لیا لیکن 100 روپیہ کمانے کے بعد اپنی صحت کے اوپر 1000 روپیہ لگا دیا تو اس 100 روپے کمانے کا کیا فائدہ؟ آپ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نقصان میں لے کے جا رہے ہیں, دوسروں کو بھی خطرے میں آپ ڈال رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بنیادی طور پہ میری ذمہ داری ہے, اس دکان کے اندر بیٹھے ہوئے مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں. اگر 1 مہینہ 1.5 مہینہ اگر آپ اس کو کر لیں گے بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو سٹیپ لیا گیا نا کہ ماسک نہ پہننے پر جرمانہ ہوگا, یہ اسی وجہ سے لیا گیا ہے کہ لوگ بھی کسی کی سنتے نہیں ہیں, اپنی ذمہ داری سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر کل بھی میں نے یہ چیز کہی تھی کہ یہ ہونا چاہیے, بائی فورس امپلیمنٹ کرانا چاہیے, کیونکہ اگر لوگ نہیں سمجھ رہے تو ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. تو اب ذرا ہوشیار ہو جائیے, اگر باہر جائیں گے ماسک نہیں پہنا ہوگا تو 100 روپے جرمانہ ہوگا. اس پہ بھی لڑائیاں ہو جائیں گی, آپ دیکھیے گا جب کوئی 100 روپیہ جرمانہ مانگے گا کون دے گا؟ آپ مجھے بتائیں. ہمارے یہاں پہ یہ کلچر ہے, آپ مجھے بتائیں. ہم لیکن یہ بہت ضروری ہے, یہ بالکل ضروری ہے. میں کہہ رہا ہوں میں حکومت کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں آج, میں کہہ رہا ہوں حکومت کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں. لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اپنے گھروں کے اندر دیکھیں وہاں پہ کوئی بیمار ماں ہوگی, کوئی بیمار باپ ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر آپ وائرس کیری کر کے گھر لے جائیں گے چلیں آپ تو سروائیو کر لیں گے, وہ چھوٹا بچہ اور وہ جو بوڑھی ماں, گھر کے بڑے بوڑھے جو ہیں ان کے لیے سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. خیر, موجودہ صورتحال ڈسکس ہوگی ہمارے سیکنڈ آور میں, اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی جانیں گے, اور پھر آج ایک اور کوشش کریں گے, دوبارہ سے احتیاط آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, سمٹمز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم یاد کراتے رہیں تاکہ آپ بھی نہ بھولنے پائیں اور احتیاط کریں. فی الحال بریک کے بعد جوائن کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور ہر روز نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے, اور آج یہ تصویر ہے ٹریفک جام کی. فیروز پور روڈ کے مناظر ہیں. بٹ صاحب پکچر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, دور دور تک گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی ہیں, اور یہ روٹین بنتی جا رہی ہے. یہ وہ بڑے مسائل ہیں شہر کے جن کا حل نکالنا بہت مشکل ہے. 1 لائنر, اور اس کے بعد پھر اگلی خبر پہ چلتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ قصوروار ہم ہیں. بٹ صاحب تو آج پڑھ گئے ہیں. میں نہیں پڑھ نہیں گیا, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. میں روز ڈرائیو کرتا ہوں, آپ بھی روز ڈرائیو کرتی ہیں. آپ مجھے بتائیں. بٹ صاحب مجھے ایک یہاں پر جو ہے ایشو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں. فیروز پور روڈ آپ آدھی دیکھ سکتے ہیں کور کی ہوتی ہے. اگر آپ جائیں اس طرف اچھرا والی سائڈ پہ, آپ کی جتنی تجاوزات ہیں, آپ نے پارکنگ خود ساختہ بنا لی ہے, تو پھر ایشو تو بنے گا نا. تو دیکھیں نا کون قصوروار ہے. بالکل کون قصوروار ہے. کوئی گاڑی اپنی لین میں چلا رہا ہوگا, موٹر سائیکل والا, رکشے والا ایسے کر کے گھسے گا, وہ کہتا ہے مجھے رستہ ملنا چاہیے, رستہ ملنا. میں نے 3 دن کے اندر اپنی گاڑی کے اوپر 1000 روپے سے زائد لگایا مہران کے اوپر, صرف اس وجہ سے. موٹر سائیکل والا آ رہا ہے, رستہ اس کو اتنا سا نظر آیا, ٹھا کر کے گاڑی میں ماری, لائٹ توڑ دی. دوسرے دن
सबर नाम की तो लोगों में चीज नहीं है। खुदारा सबर तहम्मुल से काम लीजिए, किसी का नुकसान तो होता ही है, आप भी परेशान होकर रह जाते हैं। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से दूसरों के लिए परेशानियों का बायस बनती हैं। तो मैं हर रोज़ कहती हूँ कि प्लीज़ दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए भी आसानी होगी। ले जी व्हाट्सएप नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बड़ा मसला शहर का है जी स्मॉग। और अब हाई कोर्ट की जानिब से बरवक्त इकदाम ना करने पर इजहार नाराज़गी किया गया है। हमेशा हम देखते हैं कि वो देर कर देते हैं और ये भी इस दफ़ा भी यही हो रहा है। मुझे व्हाट्सएप समझ नहीं आती कि हम हर रोज़ ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। अब ये पिक्चर मैं रिलेट इसलिए करना चाह रही हूँ कि जिस तरह ट्रैफिक ब्लॉक रहेगी, गाड़ियां मुसलसल चलती रहेंगी, इसमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी इस कदर ज़्यादा हैं। आप बार बार कहते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट, कार्रवाइयाँ, मैंने अभी तक कोई नहीं देखी। मैंने खुद नहीं देखी हैं। और सबसे आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, 60 या 70% गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं जो सड़क के ऊपर धुआं छोड़ रही होती हैं, उनके इंजन फारिग हो गए हुए हैं, इनकी पुरानी बसें मैं खुद देख चुकी हूं। एग्जैक्टली ये सरकारी है, प्राइवेट तो है ही है, लेकिन 70% सरकारी हैं। 70 चूंकि ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई है, उसको रोकते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल के हाथ पैर कांपते हैं कि जी इसको रोक के अगर इसका चालान कर दिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। अब देखें, वो फिर मैं कहूँगा लो जी हुन फिर हुकूमत की शामत आ गई जी मेरे हाथों। हाई कोर्ट ने टका के रख के मारी है। मैं इस पूरा साल स्मोक के खात्मे के लिए जितनी मीटिंग्स हुई उसकी खबर देता रहा, जी भट्टे बंद कर देंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे, जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी ब्लॉक कर देंगे। वो एक हर हफ्ते के बाद एक प्रेस रिलीज आ जाती है सरकारी सतह पे, इतनी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की, इतनी गाड़ियां बंद की। लो जी रियलिटी पे कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पे आप चले जाएं कुछ भी नहीं आप 3-4 बजे के करीब बाहर जाएं, आपको ऐसे हर तरफ धुआं नजर आता है। अब बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज को ये समझते हैं शायद धुंध है, शायद सर्दी बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलें जो फिजा में आलूदगी है आपको सांस लेना मुश्किल समटाइम हो जाता है। आप दूर ना जाएं, बंद रोड ना जाएं, आप ये फिरोजपुर रोड पे इचरा से दफ्तर की तरफ आएं तो गुलाब देवी हॉस्पिटल से पहले नसीराबाद गालबन एग्जैक्टली नसीराबाद लेफ्ट साइड के ऊपर एक को टायर वाली शायद फैक्ट्री है कोई, वो शहर के अंदर है, वो टायर की फैक्ट्री है, किसी की फैक्ट्री है। उसका आप सुबह 8 और 9 बजे के दरमियान आएंगी तो उसकी चिमनियों से धुआं निकल रहा होगा। ये शहर के अंदर है, हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कि शहर के अंदर फैक्ट्री मौजूद है जो 8 और 9 बजे के दरमियान जो है। अब वो किया क्या जाता है कि कार्रवाइयां की जा रही हैं बंद रोड, महमूद बूटी, और बताया जा रहा है कि जी स्मॉग के तदारुक के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुतहरिक है, इकदाम किए जा रहे हैं। अब ये शहर के बीच में जो चीजें हो रही हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियां, जो बीच में फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, इन पे कोई नोटिस नहीं ले रहा। वो क्यों नोटिस लेंगे? वो कोई गरम वैसे भी सब हैरान कुन बात यह है कि 1 साल से अदालती अहकामात पर अमल दरामद जी देखे ना, अब 1 साल फिर कहते हैं जी अदालतें कुछ करती नहीं है। हर चीज अदालत ने पॉइंट आउट करनी है तो उसके बाद कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता के लिए कार्रवाइयां होंगी, उसके बाद फिर वही अच्छा असल में ना सर्दियां आ गई हैं, वो गर्म अंडे थे चलते ने गर्म अंडे, लेकिन ये है कि वो गर्म लिफाफे भी चलते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ना उसकी गर्माइश इतनी होती है कि वो मजबूर होते हुए भी वो जो सरकारी अफसर है ना, सरकारी बाबू है कार्रवाइयाँ करने वाला, उसको वो उसके कमरे से निकलने नहीं देती, क्योंकि वो लिफाफे के अंदर बंद जो कागज़ होते हैं ना उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। वो कहता है मैं बाहर निकलूँगा AC चला के बैठ जाता हूँ, इसलिए ये कार्रवाई नहीं होती। इसलिए परेशान ना हुआ करें आप। सही कह रहे हैं, परेशान हम किस तरह ना हों। हालात अगर ये रहेंगे, लोग भी ताउन नहीं करेंगे और जो चीज़ आप बता रहे हैं वो होती रहेगी, हम महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे, तो परेशान तो व्हाट्सएप फिर सारे ही होते हैं। नहीं देखे ना, प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया घबराना नहीं, तो फिर तुसी क्यों घबराते हो भाई? मैं तो आज तक समझ रहे, और जो तुहाडा प्राइम मिनिस्टर कही जा रहा है कि घबराना नहीं, पता नहीं क्यों है ना आप। मैं घबराना छोड़ गया हूँ घबराना, आप नहीं घबराता। सीएम साहब की खबर डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं मायूसी का शिकार ऑपोजिशन कौम को गुमराह नहीं कर सकती है। वजीर खारजा से भी उनकी मुलाकात हुई है। ऑपोजिशन की प्लानिंग एक तरफ चल रही है और ऑपोजिशन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। हुकूमत कह रही है कि जी मायूसी का शिकार है ऑपोजिशन। बट साहब ये चीज़ें जो हैं किस तरह से चलती रहेंगी? क्या हम इसी तमाम सिनेरियो को देखते रहेंगे कि ऑपोजिशन क्या कह रही है, हुकूमत क्या कह रही है? देखिए मेरे प्यारे से गोलू मोलू से वजीर आला है, बहुत प्यारे हैं,
اب تو وہ سمارٹ بھی ہو گئے ہیں, دیکھیں گفتگو بھی وہ کر لیتے ہیں. اب تو آپ کا گلہ شکوہ یہ بھی دور ہو گیا کہ وہ گفتگو نہیں کرتے, بولتے نہیں ہیں, لیکن اب دیکھیں وہ کتنا اچھا بولتے ہیں. اب تو دیکھیں نا حکومت نے اپوزیشن کے مقابلے میں وہ خود بھی آ گئی ہے. آج پہلا جلسہ حافظ آباد میں ہو رہا ہے, اب اپوزیشن کا جواب ایسے ہی دیں گے. تو بھائی یہ تو ہر حکومت کی ہے. نون لیگ حکومت میں آئے گی تو وہ آ کے یہی کہے گی, جو اس وقت اگر پی ٹی آئی اپنی ہوگی, سمجھنا جائیے گا ابھی اس کے 2.5 سال باقی ہیں, پی ٹی آئی والوں معافی دے دینا. اگر یہ اپوزیشن میں چلی گئی تو نون لیگ نے بھی آ کے یہی کہنا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے, وہ یہ کر رہی ہے. تو یہ تو بیان بازی ہے, بیان بازیوں پہ نہ جائیں, دیکھیں ریالٹی کیا ہے. صحیح. بٹ صاحب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن ابھی ایک نیوز اپڈیٹس آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے, مزید بھی جو ہمارے پاس موصول ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلی خبر کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن پہلے بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک. اگلی خبر شامل کر لیتے ہیں, اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے والٹن ایئرپورٹ ختم کر کے 412 کمرشل پلاٹ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. فلائنگ کے لیے غیر موزوں قرار دیا گیا ہے اور اسی لیے اس ایئرپورٹ کو ختم کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے. جی بٹ صاحب, میرا خیال ہے اچھی بات ہے اگر تو واقعی یہ فلائنگ کے لیے غیر موزوں ہے. کل مجھے دورے جاتے جاتے مختصر بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ حادثات ہوئے ہیں صحیح اس ایئرپورٹ پہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر تو واقعی یہ غیر موزوں ہے تو یہ کوئی برا نہیں ہے, لیکن جو کمرشل پلاٹ بنا رہے ہیں صرف اس کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ یہ کن کن لوگوں کو جائیں گے. ایل ڈی اے کو ٹاسک دیا, لیکن ایل ڈی اے نے تو ابھی اس سے پہلے جو بڑے بڑے ٹاسک تھے, ایک جو ارینا بنانا تھا, مجھے اس ارینا کا پورا نام بھول گیا, واک اینڈ شاپ ارینا, ایگزیکٹلی, وہ ابھی تک وہ نہیں بن سکا. تو یہ بیچارہ وہ کیسے بنائے گا ارینا نہیں بن سکا, تو یہ پلاٹس بنائیں گے. اور پھر اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بینک سکوئر بنے گا, ہائی رائز بلڈنگز بنائی جائیں گی, سپورٹس ایریا بھی, واک اینڈ شاپ ارینا کا بھی یہی نقشہ کھینچا گیا. ایگزیکٹلی, نقشہ تو آپ نے کھینچ دیا خواب و خیالوں میں. ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو دینا ہو اس بیچارے نے ابھی سے رات کو سوتے ہوئے اتنے پیسے آئیں گے, اتنا ادھر خرچ کریں گے. خواب تو بڑے بڑے دکھائے جاتے ہیں, آپ تو کہا جا رہا ہے کہ پل بھی بنیں گے, سڑکیں بھی بنیں گی, سر ایک یہی تو چیز رہ گئی ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بھی ہوگی, سستے گھر بھی ملیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, ابھی یہ خوابوں کی بات نہ کریں. یہ نہ ہو کہ اگر پرائم منسٹر جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتے. سن تو لینا, ایک یہی چیز رہ گئی ہے جس کے اوپر ابھی تک پرائم منسٹر نے نوٹس نہیں لیا. اگر پرائم منسٹر نے اس کا بھی نوٹس لے لیا تو میں آپ کو بتاؤں کام خراب ہو جائے گا. رہنے دیں اس کو نہ ہی چھیڑے. خواب دیکھنے میں تو پابندی نہ لگوائیں. اب اگر اتنے بھی انہیں ٹیکس لاتا یا نوٹس لے لیتا تو خواب بھی نہیں آن گے, رات نو پیسے بھی نہیں آن گے, رات نو کوئی ہائی رائز بلڈنگ کے نقشے بھی نہیں آئیں گے, تو وہ معافی دے دیں. یعنی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا صرف ہم خوابوں تک سوچ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تو اس کا اگر ہم ذکر نہ کریں تب تک جب تک پرائم منسٹر نوٹس نہیں لیتا. صحیح ہے. لیکن بٹ صاحب جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ اچھا فیصلہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اگر اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس کو انہوں نے نامناسب قرار دیا تو میرے خیال سے اس پہ فوری طور پر بعد میں جو ہوگا اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا, کیسے پہنچے گا, یہ تو بات کی بات ہے, لیکن فیصلہ جلدی ہونا چاہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور ابھی میری نظروں کے سامنے سے خبر گزری ہے جی, سانحہ حفیظ سینٹر میں ناقص کارکردگی 29 ریسکیو اہلکاروں کو سزائیں دی گئی ہیں. یہ سب تو بعد کا ہے, لیکن وہ لوگ جن کا وہاں پہ روزگار جو تھا, ان کا روزگار وابستہ تھا, ان کا مستقبل کیا ہے, ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں, اس کے بارے میں کیا پلاننگ کی گئی ہے. ریسکیو اہلکاروں کو تو سزائیں دی جا رہی ہیں, تعین کیا جا رہا ہے کہ کس کی غفلت تھی, کس نے کوتاہی برتی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں کے کاروبار گئے ہیں ان کے گھروں میں کس طرح سے گزر بسر ہوگا. جی بٹ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا, دو چیزیں. ایک تو یہ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں 29 ریسکیو اہلکاروں کو سزائیں دے دیں, افسر کوئی بھی نہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ اگر آگ پانی کے ساتھ بجھائیں گے وہ والی, تو آگ کیسے بجھے گی؟ آگ تو خود بجھی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں نے وہاں پہ لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا آگ تو خود بجھی ہے. آگ بجھائی جاتی ہے کیمیکل کے ساتھ, ان کے پاس وہ کیمیکل موجود نہیں ہے پراپر. کس نے لا کے دینا ہے؟ اہلکاروں نے لا کے دینا ہے. بالکل, یہ تو ان کی اپنی انتظامی کی ذمہ داری ہے نا. اینی ہاؤ, جو آپ پلاننگ کی بات کر رہی ہیں, آپ دیکھیں گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی ہم 500 کروڑ روپے کی گرانٹ دے رہے ہیں. اعداد و شمار کا آپ نے وہ لفظ سنا نا, اعداد و شمار کا ہیر پھیر, یہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر.
आप ये देखें, आपने गोली दी है, गोली क्या दिया, 500 करोड़ पे आप इमदाद दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं? आप कह रहे हैं जिसका नुकसान हुआ है, आप उसको कह रहे हैं कि भाई आपका नुकसान हुआ है, हम आपको इमदाद देंगे, आप फलां टावर के अंदर या फलां जगह पे आप दुकान लें, हम आपको लोन देंगे। अब लोन किस पे दे रहे हैं जनाब? मैं 100 रुपए की अगर दुकान है, मजाक में ना ले लीजिएगा, मैं सीरियस हूं इसलिए मैं जरा थोड़ा फिगर कम, 100 रुपए की दुकान है, मैं 30 रुपए दूंगा, यानी कि जिस तरह आप एक आम लोन लेते हैं घर बनाने के लिए या गाड़ी के लिए, कि मैं 30 रुपए दूंगा, 70 रुपए बैंक मुझे देगा वो दुकान खरीदने के लिए। अच्छा, आप मुझे बताएं, मेरा सारा सामान जल गया, खत्म हो गया, मुझे आप क्या इमदाद दे रहे हैं? मुझे और इम्पैक्ट ये जा रहा है कि लोगों को ताउन, लोगों का ताउन कौन सा ताउन कर रहे हैं भाई? ताउन तो आप बैंक को कर रहे हैं। मेरा सारा सामान जल गया, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आप मुझे कह रहे हैं आपने सीरियसली बट साहब ये बेहिसी ना, आप ये देखें ना, आप ये कह रहे हैं कि जी वहां पे दुकान आपको हम देंगे, लेकिन आप 30 रुपए पहले उसके फाइनेंस करें, 70% जो है वो बैंक फाइनेंस करके देगा। आप मुझे बताएं, यानी आप खुद कारोबार कर रहे हैं इस मामले पर, और आप ये कह रहे हैं कि जी लोगों के लिए इमदाद है, लोगों का सोचा जा रहा है। किस चीज की इमदाद दे रहे हैं भाई? 500 करोड़। बट साहब इस पे बिजनेस कम्युनिटी क्या चुप बैठी है? जो देखें, जो लोग आपको इनके लिए आने आवाज वाले बुलंद दिनों के अंदर देखें, बिजनेस कम्युनिटी इस चीज को समझ रही है। मेरी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि यार ये 500 करोड़ किधर जा रहा है? हमें तो अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मिला, हमें उल्टा कह रहे हैं कि जी फलां टावर में दुकान ले लें। और अच्छा, सबसे दिलचस्प बात, मुख्तलिफ टावर्स के बाहर बैंकों ने अपने जो है वो होर्डिंग बोर्ड्स लगा दिए कि इस टावर के अंदर फलां दुकान, फलां दुकान है, हम उसके अंदर आपको फाइनेंस करेंगे, हमसे ले लें आप। अब यानी कि पहले मैं 70 रुपए जेब से भी दूं, फिर मैं बैंक से 70% लोन भी लूं, फिर मैं वो दुकान खरीदूं, फिर मैं बिजनेस शुरू करूं। यानी कि जो मेरा पीछे 1000 रुपए का सामान जल गया वो तो गया, गवर्नमेंट तो मुझे कुछ नहीं दे रही है, बल्कि मेरी जेब में से दोबारा ले रही है, और फिर मैंने उसके ऊपर सूद देना है, फिर मैं उसके ऊपर सूद दे रहा हूं। जो दुकान, जो बैंक से लोन लूंगा वो मैंने पे भी करना है। 30 रुपए देके मैंने बैंक से 70% लोन लिया, उसके बाद फिर मैंने वहां पे लाके सामान भी डालना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट कोई फेवर ये बजाय आसानी के मजीद जो है मुश्किल में डाला जा रहा है। किस तरह से घर बार चलाए जाएंगे, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। खैर, वक्त में मुझे एक अहम यहाँ पर खबर लग रही है, मसला हल करने की असल में कोशिश की जा रही है। शायद करियाना स्टोर पर चीनी सप्लाई के लिए ऐप तैयार और वजीर सनत और डीसी के दौरे। बट साहब ये एप्लीकेशन से मामला हल हो जाएगा? एक एप्लीकेशन, कसम खुदा की, वो मैं हर दफा हर चीज एप्लीकेशन पे आप ले जाए जा रहे हैं भाई। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मुझे तो लगता है नहीं, बट साहब मुझे बताइएगा, जो लोग चीनी नहीं खरीद सकते हैं, जिनकी इतनी भी सकत नहीं है कि वो 1 किलो चीनी हर रोज या 2-3 दिन बाद इस्तेमाल कर सके, बड़ी फैमिली में तो जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशन से उनको क्या फायदा होगा? मुझे सिर्फ ये बता दें। मैं खुद समझूंगा जाके, वो हर चीज तो एप्लीकेशन पर डाल ली जा रहे हैं। ये काम करना है, एप्लीकेशन तैयार कर दी, ये काम करना है, एप्लीकेशन तैयार कर दी। मुझे तो डर है माजरत के साथ, चलो रहने दो, एम को गैर पार्लिमानी ना हो जाए कि भाई अगर हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन भी करवाना है ना, तो मैं इसको इस तरह ऑपरेशन भी करवाना है, वो एप्लीकेशन तैयार हो गई है, उस एप्लीकेशन गरीबों का, महंगाई, मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं। महंगाई की पिछली आवाम का इन चीजों से क्या लेना देना? उनको तो बस ये चाहिए कि वो घर से निकलें तो उनको सस्ती चीज मिल जाए। आप ये देखें, कल हम टिकर्स चला रहे, अपनी टीमें भी भेजी है ना, इस मार्केट में आप करीब चले जाएं, उन्होंने कहा जी कि हमें इतने पैकेट आते हैं, वो पैकेट खत्म हो जाते हैं। वो भाई चीनी किधर चली गई, चीनी किधर ले गया? अपोजिशन ले गई सारी चीनी। भाई आपके अपने बंदे हैं, खैर आपके अपने बंदे भी अब वापस आ गए, तशरीफ ले आए हैं वो वापस। वो कहते हैं जी हमारी शुगर मिले, जो उनसे इशारा तो आप मेरी समझ गई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहा जी हमारी शुगर काली आमद हुई है। खैर बट साहब, इस टाइम मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। पर घबराना, फिर मीठी चाहे आप इंजॉय करें। नहीं मीठी क्यों, शक्कर ले लें। कोरोना के हवाले से भी उन्होंने एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया है, SOPs पर किस तरह से अमल दरामद करना है, इस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से। सेकंड फेज जिसको कहा जा रहा था कि इसमें शिद्दत आ सकती है, बाकी ममालिक की मिसाल भी हमारे सामने थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सीखा कुछ नहीं, और उसका नतीजा हमारे सामने है। गुज़श्ता रोज़ जो अमवात हुई, केसेस बढ़ रहे हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। महकमा सेहत क्या इकदाम कर रहा है, इस पर भी बात होगी। लोगों के रवैये इसको लेके क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से महफूज रह सकते हैं।
जी तो नाज़रीन, ये वो मामला है जिसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है? हमारा, आपका, आम आवाम का। हम क्या कर रहे हैं, अपने घर बच्चों को क्या करवा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे रवैये ऐसे हैं कि हम कोसते हैं हुकूमत को, हम कहते हैं कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। तो आज के प्रोग्राम के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ें कवर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि महकमा हेल्थ की जानिब से ये जो दूसरा फेज़ हम एक बार फिर से देख रहे हैं, सर उठा रहा है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके पेश नज़र क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है। हमारे मेहमान जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? कैप्टन उस्मान साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। महकमा सेहत के इकदाम क्या हैं, सेकंड फेज को लेके क्या क्या वो हिकमत अमली अपना रहे हैं और इसके साथ साथ इकदाम क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि अब केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी को किस तरह से इन्हांस किया जा रहा है और सेकेंडली एक चीज़ जो हम बार बार बात करते हैं कि SOPs पर अमल दरामद करना है। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को पाबंद बनाया जाएगा। हमने अपने न्यूज़ पार्ट में एक चीज़ डिस्कस की थी कि अब ये किया जाएगा कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना किया जाएगा। फिर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस, खुदा ना खास्ता हम नहीं चाहते हैं कि ये वक्त आए कि आपको ऑप्शंस की तरफ जाना पड़े कि आप लॉकडाउन करें, स्मार्ट लॉकडाउन करें, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन करें। इससे पहले कि ये वक्त आए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए, एहतियात कर लीजिए। बाहर कहीं भी जा रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आपके बच्चे जा रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपने सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी है। अब जब हमने कहा कि मास्क जो नहीं पहनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसको जुर्माना भी होगा, तो कल हमने जब मार्केट विजिट की लोगों ने मास्क नहीं पहने थे, तो जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उनके तासुरात क्या थे, पहले आपको वो दिखाते हैं। हाँ जी, मास्क क्यों नहीं पहना तुसी? मेरे पास था, मैं अभी नीचे गया हूँ, छोड़ा है, भूल गया हूँ। कोरोना नहीं है, कोरोना है। मास्क ला दें आप, नहीं अब कुछ खाना है तो मास्क के बगैर ही खाना है कि मास्क के अंदर ही खाना है। मास्क है जिम में, मास्क है जिम में। मास्क नहीं पहना भरावा बोतल भी ना पीवीए। बस यार मैं ਹੁਣ ਆਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੈ ਆਣੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਆਣੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ ਆਣੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਲੈਣ। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ें मुज़ायका खेज तो हैं, लेकिन हमारे रवैये ये हैं, ये दिखाने का मकसद ये है। ये एक्चुअली कल शाम के शॉट्स हैं जो खुद जाके स्पेशली लोगों के रवैये हमने जानने की कोशिश की कि अगर वो मास्क नहीं पहन रहे तो क्यों नहीं पहन रहे हैं। ये तो आपने सुन लिया। कैप्टन उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी उस्मान साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, क्या हाल चाल है आपके? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको आ रही है जी मेरी आवाज़? जी बिल्कुल आ रही है, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और अब आपको हमने स्पेशली खास तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा, चाहे वो वीडियो पैगाम की सूरत में आप लोगों को मुतहरिक करते रहे कि उन्होंने SOPs पर अमल दरामद करना है। स्कूल खुले तो हमने देखा बहुत ज़बरदस्त किताबचे आप सामने ले आए, बच्चों को किस तरह से SOP फॉलो कराने हैं। अब जब सेकेंड फेज आ रहा है, इसको लेकर महकमा सेहत की, हेल्थ डिपार्टमेंट की हिकमत अमली क्या है, कितना मुतहरिक है, क्या क्या प्लानिंग की गई है, बयान कीजिएगा। देखिए जी, हमने तकरीबन आज से 3 हफ्ते पहले ये पेशिन गोई कर दी थी कि अगर हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो हम सेकेंड वेव में दाखिल हो सकते हैं। और अब हमें बहुत ज़्यादा एविडेंटली नज़र आ रहा है कि हमारी सेकेंड वेव जो है वो स्टार्ट हो गई है। और इस हवाले से हमने जो यार्डस्टिक बनाया हुआ है वो ये बनाया हुआ है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमारे पॉजिटिविटी रेट्स हैं उनको चेक करते हैं, और जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट्स जो हैं वो 2% से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएंगे या कर रहे हैं, वहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेजर्स ले रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेजर्स हैं इनको हम नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस कहते हैं। इसमें बेतहाशा चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर इसमें टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए मार्केट्स की, अगर किसी जगह को बंद करना है तो कौन कौन सी जगह हैं जिनको बंद करना है, टाइमिंग्स एडवांस कब करने हैं, किस स्टेज के ऊपर हमने लॉकडाउन के लिए जाना है और लॉकडाउन के लिए बतदरीज कैसे हमने मूव करना है। तो ये मुख्तलिफ हमारी स्टेजेस हैं। परसेंटेज टर्म्स के अंदर इनको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। 2% से लेके 5% तक हम कुछ मेजर्स लेंगे, फिर 6% से लेके 10% तक कुछ मेजर्स लेंगे, और फिर अगर पॉजिटिविटी 10% क्रॉस कर जाएगी
تو پھر مزید میئرز لیے جائیں گے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کی جو ایوریج ہے وہ 3-3.5% کے اراؤنڈ ہوور کر رہی ہے پچھلے 2-3 دنوں سے, لیکن اگر ہم 2% سے زیادہ والے اضلاع دیکھیں تو وہ صرف 3 ہیں پورے پنجاب میں, جس میں آبویسلی لاہور شامل ہے. لاہور سب سے بڑا شہر ہے. بالکل. اور یہ جو میئرز ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو میئر لیا گیا وہ ماسک انفورسمنٹ کے حوالے سے, ماسک ویئرنگ کی انفورسمنٹ کے حوالے سے, اور دوسرا ہم نے جو جنرل مارکیٹس تھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پوری رات یا کافی دیر تک کھلی رہتی تھیں, تو ان کے ٹائمنگز کو تھوڑا ایڈوانس کیا گیا ہے. نیکسٹ اسٹیج میں یہ ٹائمنگز مزید ایڈوانس ہو سکتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو لاک ڈاؤن ہے یا جو بھی میئرز لینے ہیں, پریونٹیو میئرز لینے ہیں نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز کے حوالے سے, ان کا دار و مدار لوگوں کی کوآپریشن کے اوپر ہے کہ لوگ کس طرح سے تعاون کرتے ہیں, لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں ایس او پیز امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. پرسنلی کون اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے یا اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورڈز دی امپلیمنٹیشن آف دیز ایس او پیز. تو اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اب ہماری جو سیکنڈ ویو ہے وہ تیزی سے آتی ہے یا بتدریج آتی ہے, یا اس کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح. کیپٹن عثمان صاحب, ابھی جو ہم نے اپنے ناظرین سے آج صبح نیوز بھی شیئر کی کہ شادی ہالز جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے, دفاتر میں عملہ جو ہے وہ آدھا کیا جا رہا ہے. اس ٹائم جو سب سے بڑی وجہ بظاہر نظر آ رہی ہے وہ بازار میں جس طرح سے رش ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتا چلا جا رہا ہے, نہ تو سوشل ڈسٹینس وہاں پر مینٹین رکھا جا رہا ہے, بہت سارے لوگوں نے ماسک بھی نہیں پہنا, تو اس طرف اب سختی. دیکھیں سختی کی بالکل ضرورت ہے, لیکن ہمیں اب کلیکٹیولی یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ اگر ہم آج یہ پریونٹیو میئرز نہیں لیں گے اور خود سے کوآپریٹ نہیں کریں گے تو کل کو لامحالہ گورنمنٹ کو سخت ایکشنز لینے پڑ سکتے ہیں, یعنی کہ یہ مارکیٹیں بند بھی ہو سکتی ہیں. تو ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں ان کو نو ماسک نو انٹری یا نو ماسک نو سروس کی پالیسی پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے. یہ ان کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ اپنی دکان میں کسی شخص کو انٹر نہیں ہونے دیں گے جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا, اور وہ کلیکٹیولی اگر سب لوگ یہ مل کے کریں گے تو اس میں ہم سب کا بھلا ہے. اور یہ جو رش ہے مارکیٹس میں وہ تو آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ جب مارکیٹ کھلی بھی ہے لوگوں نے تو بہرحال جانا ہے, روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ اپنی کسی نہ کسی حوالے سے گزارنی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پتا ہے کہ ہم سیکنڈ ویو میں آ رہے ہیں اور یہ بیماری جو ہے ایک دوسرے کے میل ملاپ سے پھیلتی ہے. سوشل ڈسٹینسنگ اگر فالو کی جائے, ماسک اگر پراپر پہنا جائے, ایک دوسرے سے 6 فٹ کے فاصلے پہ کم از کم رہا جائے, بھیڑ والی جگہوں پہ جانے سے پہلے خاص طور پہ یہ انشور کیا جائے کہ آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, تو پھر اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور بار بار اپنے ہاتھ دھونے سے بھی اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں لوگوں کا تعاون درکار ہے, اور ہم چاہیں گے کہ میڈیا بھی اس کے اندر اپروپریٹ اویئرنیس ریز کرے. اور جو آپ نے کلپس دکھائے وہ بالکل ایک ریئلٹی ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم سیکنڈ فیز میں انٹر ہوئے ہیں. اگر لوگ اس میں عمل درآمد کر رہے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. آج سے پہلے آپ نے دیکھا 1-1.5 مہینہ پہلے لوگوں میں جنرل اویئرنیس کافی زیادہ تھی اور کافی حد تک آپ کو کمپلائنس نظر آتی تھی. بلا شبہ آپ نے صحیح کہا. کیپٹن عثمان صاحب قطع کلامی معاف, میں کچھ ٹیسٹنگ کی طرف آنا چاہوں گی, کیونکہ ہم نے جو فرسٹ فیز میں دیکھا ٹیسٹنگ جس طرح سے بڑھا دی گئی تھی ابھی اس طرح نظر نہیں آ رہی, تو اس کے لیے کیا پلان کیا گیا ہے؟ لیکن ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری تقریباً پنجاب کے اندر 27-28 ہزار ہے پول ٹیسٹنگ اگر ہم ملائیں تو. لیکن ٹیسٹنگ ہم کرتے ہیں بنیادی طور پر ان لوگوں کو جو سمٹومیٹک ہوتے ہیں. تو سمٹومیٹک ہونے کے لیے کسی شخص کا ہمیں اپنے سمٹمز بتانا, ہماری کسی ہیلتھ فیسلٹی پہ آنا بہت ضروری ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہماری ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کے نتیجے میں ہوتی ہے, یعنی کہ جو شخص پازیٹیو ہوا اس کے میل ملاپ میں آئے ہوئے لوگ جو پچھلے چند دنوں میں ان کے ساتھ ملے ہوں یا کانٹیکٹ کیا ہو اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اس وقت پنجاب کی جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ایوریج ہے وہ تقریباً 20 ہے, یعنی کہ کوئی بھی ایک شخص جب پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم اس کے 20 کانٹیکٹس کو سیمپل کرتے ہیں, جو ایک بڑا نمبر ہے, اچھا نمبر ہے. تو یہ اس وقت ہو رہا ہے. لیکن چونکہ اس وقت پازیٹیو کیسز تھوڑے ہیں اس لیے اوور آل کانٹیکٹ ٹریسنگ کا نمبر جو ہے وہ اسی حساب سے چلتا ہے, یعنی کہ روزانہ اگر ہمارے پاس 300 لوگ پازیٹیو ہو رہے ہیں تو ہم تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو 20 سے ملٹیپلائی کر لیں تو ہم ان لوگوں کو سیمپل کرتے ہیں یا ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی ٹیسٹنگ بھی چل رہی ہے, اور ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہماری ابھی الحمدللہ ٹھیک ہے اور ہم کمفرٹیبل ہیں اس کے بعد. صحیح. عثمان صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ شادی ہالز کی بندش کی طرف معاملہ اٹھا ہے اور اس کے بعد اب ریسٹورانٹس کی بندش کی طرف آ رہے ہیں, تو تجویز یہ دی گئی ہے کہ انڈور اگر بند کیا جائے گا تو ٹیک اوے کی طرف آنے کی تجویز جو ہے وہ بھی پیش کی گئی ہے, تو اس پر پلان کیا ہے یہ بتا دیجیے گا. دیکھیں جی, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی بند نہ ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے, یہ جو بزنسز ہیں, یہ اس طرح چلتے رہے. لیکن دیکھیں ہمیں جنرلی یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو سب سے کم کمپلائنس ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ سارے سیگمنٹس کھولے تھے
تو اس گارنٹی کے ساتھ کھولے تھے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ SOPs کی امپلیمنٹیشن خود کروائیں گے، اور باقاعدہ تمام ایسوسیشنز نے، تمام جو تاجر برادری ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ SOPs کمپلائنس کریں گے. لیکن اگر آپ جنرلی دیکھیں شادی ہالز میں اور ریسٹورینٹس میں آپ کو جو کمپلائنس ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ملتی ہے، اور کائنڈ آف ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ یہ دو سیگمنٹس ایسے ہیں جن کو کہ ہمیں پہلے فیز میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے فوری طور پر امپلیمنٹیشن کرا سکتے ہیں. اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو شادی ہالز ہیں ان کو اب جو شادیاں ہیں وہ اوپن میں الاؤڈ ہوں گی، کیونکہ جو کلوزڈ ایریاز ہیں وہاں پر یہ بیماری پھیلنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. اس لیے نمبر کو بھی لمٹ کیا گیا ہے، اس کی یعنی کہ ٹوٹل تعداد کو بھی لمٹ کیا گیا ہے، اور اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کلوزڈ ایریاز ہیں وہاں پر شادیاں نہیں ہوں گی اور اوپن ایریاز میں ہوں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. کیپٹن عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دوسری لہر جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب شدت آتی جا رہی ہے، اس کو لے کر کیا اقدامات محکمہ صحت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا. بہت بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. لوگوں کے رویے بھی دکھا دیے ہم نے آپ کو. اب احتیاط کی طرف آئیں گے کہ آپ نے بچنا کس طرح ہے، کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں. ان کیس خدا نخواستہ اگر آپ کو سمٹمز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. جی تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کرونا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. محکمہ صحت کے اقدامات ہم نے ڈسکس کیے. ڈاکٹر یاسمین راشد جس طرح سے ریکویسٹ یہ کر رہی تھی کہ شہریوں کو کیا اپنا کردار ادا کرنا ہے، ماسک پہننے کا صحیح طریقہ بھی انہوں نے بتایا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اب کنفیوژن کہاں پر ہے؟ جہاں کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سمٹمز ہیں، کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ سمٹمز کرونا کے ہی ہیں؟ کیونکہ موسم کی تبدیلی کے اثرات بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں نزلہ زکام بخار سے پریشان نظر آ رہے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے احتیاط کس طرح سے ہم نے کرنی ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں. تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت جو کہ چیئرمین کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال چلیں آپ؟ جی خیریت، بالکل ٹھیک سر. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مجھے سب پہلے یہ بتا دیں آغاز میں اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشنلی ایپیڈیمکس کا بیہیویئر ہے، اور یہ ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک ہماری تو خیر زیرو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، کیسز چل رہے تھے. تو دو تین چیزیں ہم نے شروع سے ہی کہی تھیں، اور میرا خیال ہے پبلک میڈیا پہ بھی اس کا بہت چرچا رہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ختم نہیں ہونے جا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ایپیڈیمکس میں جب لوگ احتیاطی تدابیر چھوڑتے ہیں تو وہ دوبارہ آتی ہیں. اگر یہ جب سے ایپیڈیمکس کا ریکارڈ اویلیبل ہے ایسا ہی ہو رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہمارے ہاں نہیں ہوگا. دوسری بات جو ہم بار بار کہہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ باقی دنیا کے تجربات کو دیکھتے رہیں اور اس کے مطابق اپنے فار سم ریزن جو میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا سائنسی بنیادوں پر، پاکستان ہیز بن لکی کہ ہمارے یہاں نمبر آف کیسز، میں کہتی ہوں ہم بلیسڈ ہیں کہ ہم ایک تو ہم رہے، اس طرح سے محفوظ رہے ہیں، سیکنڈلی ہمارے پاس باقی ممالک کی مثالیں موجود تھی سیکھنے کے لیے. لیکن کوئی بھی بلیسنگ پرماننٹلی بغیر آپ کی ایفرٹ کے قائم نہیں رہ سکتی. بالکل صحیح کہا آپ نے. ابھی بھی ہم بلیسڈ ہیں. اگر آپ ابھی بھی ریجن میں بھی دیکھیں تو ہمارے جو گرافس ہیں وہ انڈیا، ٹرکی، ایران سب سے نیچے الحمدللہ. اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو ہمارا پیشنٹ لوڈ ابھی بھی بہت کم ہے. یہ وجوہات پر تو بہت سی دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہوگی، ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے. ہم سارا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا تھا کہ ہمارا کرونا میں بہت اچھی نتائج ہمیں ملے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس دیکھیں، یہ تمام جو ڈسکشنز ہیں، جو آرگیومنٹس ہیں، یہ ہیں عام آدمی والی نہیں. یہ وہ ڈسکشنز ہیں جو سائنٹیفک بنیادوں پہ ہونی ہیں، اور یہ کام ہمیں انہی لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے ہمارے سائنسدان کریں چاہے باہر کے سائنسدان کریں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں الجھ جاتے ہیں. عام آدمی کو لیک آف کانفیڈنس ہے ان دی ڈیسیژنز. وہ کسی چیز کو ٹرسٹ سے نہیں دیکھتے. اگر آپ کہتے ہیں ماسک پہنو تو وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں. اور میں ایکچولی لاہور میں گھومتا پھرتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. تو انفارچونیٹلی ایک ایٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے جو ساری دنیا میں، خیر یہ پاکستانیوں کو خالی بلیم نہیں کیا جا رویے تو ڈاکٹر صاحب یہ ہیں کہ کہیں پہ آپ ماسک پہن کے چلے جانا لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یار کسی نے نہیں پہنا تمہیں علیحدہ سے کرونا ہو جانا. بس یہ ایک مسئلہ ہے. اور یہ ہمارے یہاں جنرل سیفٹی سیکیورٹی کا ایک فقدان ہے. میں تو یہ کہتا ہوں بار بار اس موقع پر ہمیں اپنی ایک تو ایمرجنسی میجرز ہیں، ایک ہمارے لانگ ٹرم میجرز ہیں. ہمیں یہ جو ہماری کمیاں ہیں ہیلتھ سسٹم میں، ایجوکیشن میں، بیہیویئر میں، سوشل سائنسز میں، ان کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے. اور فیوچر کے لیے ہمیں ان کی پالیسیز کو دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں اس کا نتیجہ کیوں نہیں مل رہا، جو ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں وہ اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے. بالکل. تو ہمارا اصل جھگڑا یہ ہے. ورنہ دیکھیں لوگ کرونا کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وائرس آیا
2 साल बाद कुछ और भी आ सकता है। आसमानी आफतें तो आती रहेंगी ना, बिल्कुल आपने सही तो कहा। उससे तो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में ये है, यू क्रिएट अ रेजिलियंट सोसाइटी। आप एक ऐसा मुआशरा वजूद में ले आते हैं जो इन आफतों का मुकाबला करने की हिम्मत रखता हो और तदबीर इख्तियार कर ले। उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि लोगों में और हुकूमत में हम आहंगी हो, लोगों को हुकूमत पे एतबार हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस वक्त ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। तो इसकी वजूहात ब्लेम गेम डॉक्टर साहब शुरू हुई है, कोई अवाम को ब्लेम कर रहा है, कोई हुकूमत को ब्लेम कर रहा है। इसकी वजूहात ढूंढनी चाहिए, क्योंकि मसाइल तो जैसे मैंने कहा आते रहेंगे, ये खत्म नहीं होने वाले। सही कहा आपने। अव्वल तो कोविड भी कहीं नहीं जाने वाला अगले साल 2 साल, तो ये बार बार हम कहते हैं लोगों को और लोग समझते हैं कि मजाक कर रहे हैं। दूसरी बात, कुछ चीजें हैं जो 100% कन्फर्म्ड है, उसमें तो कम से कम कोई आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश ही नहीं है ना कि आपने अपने आप को बचाना है। आपकी वाहिद हथियार है, इससे बचें। क्योंकि अगर आपको कोविड होता है तो फिर किस्मत की बात है, 2% मोर्टेलिटी भी होनी है, आपकी ज़िंदगी अगले 15-20 दिन 25 दिन एक बहुत मुश्किल दौर से भी गुजर सकती है। वेंटिलेट कहने की बात है, मगर वेंटिलेटर के साथ जो उस मरीज़ के मसाइल हैं वो नाकाबिल बयान है। तो उससे बच जाना भी एक बहुत टीरियस सा अमल है, और खुदा न खास्ता अगर आप ज़िंदगी गंवा बैठते हैं बेहतियाती से, तो इससे बड़ी ट्रेजेडी आजकल के ऐसे दौर में जब आपको इल्म भी दिया जा रहा है आप। और एक बात इसके बारे में मैं बिल्कुल कोई मुझे शक नहीं है कि जितनी एजुकेशन कोविड के ऊपर पाकिस्तान और दुनिया भर में एक आम इंसान की गई है, मेरा नहीं ख्याल तारीखी इंसान में इसका कोई हमें नज़ीर मिलेगी। बिल्कुल आपने अब इसके बाद अमल तो फिर हर किसी ने खुद करना है। आप जैसे अंग्रेजी की सेइंग है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। सो नाउ इट्स टाइम टू ड्रिंक। अब वो ड्रिंक लोगों को करने के लिए आप लोगों ने भी बड़ा रोल प्ले किया, और मेरा ख्याल है इस वक्त आपको दोबारा एक रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि एक मिली जुली कैफियत में इंसान का बेहतरीन रिएक्शन सामने आता है। वो कुछ खौफ भी हो और कुछ आज़ादी भी हो काम करने की। सही कहा आपने। तो ये हमें क्रिएट करना है, एक सोसाइटी में बलूगत की कमी है, वो हमें इंट्रोड्यूस करनी है। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, हमने मास्क की तो बात की कि लोगों के मुख्तलिफ रवैये हैं, आपने देखे भी, मास्क पहनना है नहीं पहनना, कोई सीरियस ले रहा है, और अगर मास्क पहन रहा है तो तरीका सही नहीं है, और अगर कोई पहन रहा है मजाक उड़ा रहा है। अब एक और अहम मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है, वो है टेस्टिंग का। लोग इसको लेके भी इतने कंफ्यूज हैं, अभी तक लोगों को इस मामले में क्लैरिटी नहीं। एक जगह से करा रहे हैं टेस्ट पॉजिटिव, विद इन 2 आवर्स आपका टेस्ट नेगेटिव। ये चीज़ें समझाना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, टेस्टिंग असल में क्या है, लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जी देखिए, बात यह है कि जब आप किसी बीमारी की भी तशखीस करते हैं, टेस्टिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कोविड के लिए। बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता किसी के बारे में शक हो कि उसको कैंसर है तो बायोप्सी की जाती है। सो टेस्टिंग एक मैकेनिज्म है जिससे आप बीमारी की तशखीस कर लेते हैं और आपको पता लगे। अब मौसम में सरमा आएगा, हर एक को खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा हर घर में। तो अगर आप फ्लू लाइक इलनेसेस की टेस्टिंग शुरू करेंगे तो आप तो लाख टेस्ट भी रोज का कर लें तो पूरा नहीं होगा। अब इसके लिए फिर हमने बैठ के तो कुछ इंडिकेशंस डिवाइस कर ली कि मसलन नाक का बहना अनलाइकली है कोविड में, बिल्कुल, लेकिन अगर आपको खुश्क खांसी है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोविड है। ठीक है। अगर आपका बुखार बढ़ जाता है, अगर आपको बॉडी एक्स एंड पेन्स होती हैं, अगर आपके WBC काउंट में एक ख़ास पिक्चर आती है तो आप कोविड की तरफ जाते हैं। तो अब कोविड की टेस्टिंग आप इस तरह नहीं कर सकते जैसे आप हर एक आने वाले को टेस्ट कर लें। तो इसके लिए फिर क्योंकि उसकी कॉस्ट है, बड़े बड़े मुल्क नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो पाकिस्तान कैसे करेगा। लेकिन इस वक्त तक कॉस्ट के ऊपर हुकूमत ने जो उनका जायज़ एक है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कॉस्ट के ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। लेकिन ऑब्वियसली हम मुआशी तौर पे दुनिया के बेहतरीन ममालिक में तो नहीं है। सो वक्त के साथ साथ अगर ये मामला चलता है तो फिर कॉस्ट रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगी। सो अपने वसाइल को इंटेलिजेंटली यूज़ करना ही असल कामयाबी की ज़मानत है। सो इसको इंटेलिजेंटली यूज़ करने के लिए फिर हमने ये पॉलिसी बनाई कि मैस टेस्टिंग की बजाय आप फ़िलहाल सिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट करें जिनको सस्पिशन है कि इनको कोविड है। सो हम ऐसे तमाम लोगों को अस्पताल में दाखिल भी कर लेते हैं और फिर उनकी टेस्ट कर लेते हैं। सो अब उसके बावजूद हमने ये भी कहा हुआ है कि फ़र्ज़ करें अगर टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है जो कि कुछ मुमकिन है, लेकिन अगर फिजिशियन का ख्याल है कि ये कोविड है तो उसको कोविड ही ट्रीट करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके स्प्रेड को रोकना। अगर आप एक कोविड का मरीज़ सोसाइटी में वापस भेज देते हैं तो वो
5, 10, 15, 20 और लोगों डॉक्टर को। और साहब बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, और मुझे तो अब ये लगता है कि हमें हर घर में माशाल्लाह हम इतने बाशऊर लोग सब घरों में हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, इस चीज़ को समझना है कि आम नज़ला ज़ुकाम भी है तो आप कम से कम अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस और मेंटेन देखिए ये उस नज़ला ज़ुकाम में भी आपकी प्रिवेंशन की वही बुनियादी असूल कारगर हैं जो कोविड में। बिल्कुल ऐसे ही। सो वी डोंट लूज एनीथिंग। अगर हम आम नज़ला खांसी ज़ुकाम में भी एहतियात करें और उससे यकीन के साथ मास्क पहने कि मैं कम से कम अपने, जब आपको आम नज़ला खांसी ज़ुकाम भी तो होता है कि 5-7 दिन ज़ाया तो हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो एक वेस्टेज है ना, टाइम की भी, रिसोर्स की भी। फिर वो पहले मोहल्ले के डॉक्टर पे जाएंगे, फिर हकीम पे जाएंगे, फिर होम्योपैथ पे जाएंगे। वो एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस थी, लेकिन उनके 5-10 हज़ार रुपये तो खर्च हो जाएंगे। सो अगर एक आदमी इन्फेक्ट होता है तो उसको दूसरे को बचाना उसकी लीगल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस ड्यूटी है। सो उस ड्यूटी के इस्तेमाल के लिए एक सिंपल मास्क है। बिल्कुल। तो और सफाई हम सारे कहते हैं निस्फ ईमान है, तो ये बड़ा अच्छा मौका था, हम दुनिया को अपना निस्फ ईमान दिखा देते, बाकी भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए हमें इसके ऊपर भी अमल करना चाहिए, और ये तो बुनियादी असूल है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन, किसी तरह आपके ऊपर को बार नहीं है, आपके ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं आता, बल्कि आपको बहुत से फ़वाइद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह इस मौके को फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि थिंक टैंक्स को आना चाहिए, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए कि सिंप्लिसिटी, पॉवर्टी एलिविएशन, उन सब में ये कारगर है। बिल्कुल। सो इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक इंटरवेंशन के लिए मॉडल क्रिएट करें। ये मॉडल अल्लाह ने क्रिएट कर दिया, बिल्कुल सही। इस पे रिसर्च करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि उनको इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदे क्या क्या हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप शादियां सिंप्लिसिटी से करनी शुरू कर दें तो आपके कितने रिसोर्सेज बच जाएं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये प्रिवेंशन की तरफ आ जाएं तो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनमें बेमकसद आपका इतना रुपया, पैसा और वक्त जाया जाता है, वो बच सकती हैं। सो इसको एक परमानेंट पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ हम अगर कोरोना की ये जो एहतियाती तदाबीर हैं यही अपनाना शुरू कर देंगे तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि बहुत सारी दूसरी ऐसी बीमारियां हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एज ए डॉक्टर आपकी बात इम्पैक्ट भी रखती है, लोग उसको सुनेंगे भी, समझेंगे भी। क्या कहेंगे आप? मैसेज मैं बड़ा सिंपल दूंगा, वो मैं ये दूंगा, जब भी आप ये नंबर ऑफ केसेस देखें तो आप सिर्फ खुद से एक सवाल करें कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो केस बढ़ाने में मददगार था, और आज मैंने ऐसा क्या किया जो केसों की फैलाव को रोकने में मददगार था। उसके बाद आप फैसला कर लें। शाम को आप एक अच्छा फैसला करेंगे और अगले दिन अगर आज 1 लाख लोगों ने अच्छा फैसला कर लिया तो कल ये नंबर नीचे चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त आपका मैसेज है, और ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि आपने सोचना है, आपने देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, तभी हम जो है वो मुआशरे में भी अहम किरदार अदा कर सकेंगे और इस वायरस की रोकथाम में भी अहम किरदार अदा करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, आप कहीं जा रहे हैं, बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं तो स्पेशल तैयारी भी होती है, और अक्सर कहा जाता है कि जी जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका होता है हमेशा वो ही रहता है, लेकिन कुछ लोग जल्दी जल्दी में और अच्छा लगने के चक्कर में कुछ ऐसा ही तैयार हो जाते हैं कि वो अच्छा नहीं बल्कि कुछ अलहदा ही लगना शुरू हो जाते हैं। खैर, अगर आप किसी स्पेशल जगह पर जा रहे हैं, ख़ास तौर पर आज हमारा फोकस होगा कि अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए कहीं जा रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। इमेज कंसल्टेंट हैं समन असद, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। और आज वाकई बहुत ज़बरदस्त टॉपिक रखा है और बहुत अच्छा शेयर करने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी मौजूदगी से ही लोगों को ये ज़बरदस्त टिप्स मिलेंगी इंशाल्लाह। समन, हम अक्सर कोशिश ये करते हैं कि जब हम स्पेशल जगह पे जा रहे हैं तो हम स्पेशल दिखें। वो स्पेशल दिखना असल में होता क्या है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है? देखिए, स्पेशल दिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, लेकिन हम कभी भी ये नहीं चाहते कि डिस्ट्रैक्शन, हाँ एग्जैक्टली, वो भी दिखना चाहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जब हम तैयार हो रहे होते हैं तो मकसद ये होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? ऑब्वियसली अगर किसी शादी के मौका पे आप सिंपल तैयार हो जाएंगे तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है कि लोग देख रहे होंगे और कहेंगे कि इसको क्या हुआ, शायद आज ये खुश नहीं है, इस शादी से ये खुश नहीं है, राइट। और अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां पर आप कोई पार्टी वेयर पहन कर चले जाएंगे और ओवरडू करके चले जाएंगे, चक्कर में कि मैं बहुत अच्छा दिखूं और सब मुझे देखें और मुझे जाते जॉब मिल जाए। तो आप ये देखें, जो जूरी बैठी होती है आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, वो सबसे पहला इंप्रेशन आपका आपकी फिजिक से, आपकी अपीयरेंस से, आपकी फर्स्ट लुक से लेते हैं।
एज यू एंटर इनटू द रूम तो बंदा देखते साथ ही ये कहता है कि अच्छा ये इस काबिल है कि मैं इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करूं। ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल वो ना तो सिर्फ तनख्वाह की सूरत में और भी बड़ी सूरतों में जब आप एक कंपनी में काम करते हैं, एक अदारे में काम करते हैं, तो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बिल्कुल। तो एम्प्लॉयर जब सिलेक्शन करता है तो वो ये ज़रूर देखता है कि इसकी अपीयरेंस, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका पोस्चर जो है वो क्या मेरी कंपनी को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकेगा कि नहीं। तो मुझे लगता है कि हर लड़की और लड़के को ख़ास तौर पर ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू के कमरे में जा रहे हैं तो आपके बाल सही हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आपने हेलमेट उतारा है, लेट्स से अगर आप बाइक पे आए हैं, आपने अपना हेलमेट उतारा है और अब आपने बाल भी ठीक नहीं किया और आप इंटरव्यू के लिए अंदर आ गए। बाहर खड़े होकर 2 मिनट के लिए हर जगह रेस्ट रूम मिलता है आपको, हर जगह आपको ड्रेसिंग रूम मिलता है, हर इदारे में आजकल। आप जाके अपने आप को पहले मैनेज करें प्रॉपरली और उसके बाद हम इंटरव्यू के कमरे में जाएं। सेम लाइक दैट लड़कियों के लिए अपने बालों को देख लें, ज़्यादा आपने बाल खुले छोड़ के नहीं जाने, पोनी करके टाई अप करके बालों को प्रॉपर अपना एक पोस्चर लेकर अंदर जाएं जिससे लगे दैट यू आर प्रोफेशनल। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई हैं। अगर हम ड्रेसिंग की बात कर लें, स्टाइलिंग की बात कर लें, इतनी ऑप्शन आ गई हुई हैं। हम अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों को ही देख लें तो वहाँ पर जिस तरह से आप लड़कियों को देखते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारी लड़कियाँ इस तरह तैयार होकर आई होती है कि आप यहाँ से उठा के किसी शादी पे चले, किसी शादी पे चले जाएं, किसी इवेंट पे लेकर चले जाएं। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन है ये, मैं कहूँगी। आपको बच्चों को ट्रेन करना है उनके स्कूल और कॉलेज से। सही। मैं एक सजेस्ट करूंगी पेरेंट्स को कि जिस वक्त आपका बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वो खड़ा हो आपके सामने आकर, आप उसको देखें कि आप अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आपने प्रॉपर पोनी टेल की हुई है, आपने बाल अपने छोटे हैं तो चलो वो आपने सही मैनेज किए हुए हैं, आपका ड्रेस ठीक लग रहा है, जूते ठीक लग रहे हैं, फिर आप उसको स्कूल भेजें। ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग, ठीक है। ये जो ड्रेसिंग की सेंस है ना, ये ट्रेनिंग है। आपके बॉडी पार्ट्स एक्सपोज नहीं होने चाहिए, ये इट्स अ ट्रेनिंग, ये कोई मॉडर्निज्म नहीं है। सॉरी टू से, अगर आपको लगता है कि हमारा कल्चर है कि हम बहुत मॉडर्न है और हम बच्चों को कहें कि जी लेस क्लोथ वेयर करना है तो इट विल बी अ मॉडर्निज्म, तो आई एम सॉरी, ये मॉडर्निज्म नहीं है। आपने बच्चों को देखना है कि जो उन्होंने पहना हुआ उसमें उनकी बॉडी कवर होनी चाहिए, लूज फिटेड ड्रेस होने चाहिए। यहाँ से ट्रेनिंग शुरू होती है, फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फिर जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना, फिर आपने बच्चों को बताना है कि आपने प्रोफेशनलिज्म में अपने काम के थ्रू तो बाद में बताना है ना कि आप प्रोफेशनल है, उससे पहले आपकी अपीयरेंस जो है ना वो बता रही होती है। मैं ना एक बहुत मजे की बात करूं, मेरा मानना, ये बहुत सारे लोगों का मानना, आपका भी ये होगा कि इंसान का अंदर जो होता है ना उसकी पर्सनालिटी उससे बनकर सामने आती है। आपने सही कहा। अगर आप अंदर से प्रोफेशनल है ना तो आपकी अपीयरेंस पे वो चीज सामने आना शुरू हो जाती है। तो आप ये देखें कि आपने जो ड्रेसिंग की हुई है उससे आप किसी को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे। खुदा का वास्ता है, ये जो फूल बूटे और इस तरह के ड्रेसेस होते हैं ना, रंग बिरंगे कलरफुल ड्रेसेस, इस तरह की पैलेट से ना प्रोफेशनली अवॉइड करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी हो जाती है गुम और बाहर आ जाते हैं आपके वो फ्लावर्स, वो मोटे ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, लोग सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि अब वो प्रिंटेड में जाएं, प्लेन में जाएं, कलर्स डार्क टोन होने चाहिए, लाइटर में जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। इसमें मुझे लगता है कि कॉलेजेस और स्कूल्स को ना कुछ इसके ऊपर बाकायदा सेमिनार सेशंस कंडक्ट करवाने चाहिए, वो बच्चों को ये नॉलेज दे कि आपको अगर अगला बंदा गाइड करने वाला नहीं है, लेट्स से अगर आप ब्रांड में जा रहे हैं, वहां पर आपको एक सेल पर्सन है, अपना टारगेट पूरा करेगा, वो आपको नहीं गाइड कर सकेगा, तो आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए दैट व्हाट यू विल हैव टू सिलेक्ट फॉर यू। सही। अच्छा समन, मुझे ये बताइएगा, ये ड्रेसेस के साथ साथ बाकी बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी रिंग्स हाथ में पहन ली, फिर आपने घड़ी पहन ली, आपने ब्रेसलेट्स पहन लिए, बड़े बड़े इयरिंग्स आप देखें, अगेन आप हर जगह पे लड़कियों को देख रहे हैं कि उन्होंने पहने होते हैं। ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। या तो आप शोबिस से ताल्लुक रखते हैं ना तो फिर आप ये चीजें पहने, या आप किसी क्रिएटिव डिपार्टमेंट से, क्रिएटिव अदारे से ताल्लुक रखते हैं तो आप पहने, वो आपका क्रिएटिव वर्क है। वो आप एक कमरे में भी बैठे हुए तो आपने अपने आप को अपने लिए कैरी किया हुआ है, आपको कोई देख नहीं रहा, कोई आपसे मिल नहीं रहा, बट द थिंग इज अगर आप 4 बंदों में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए इट्स अ बिग नो नो। अच्छा, अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ऑफिस एनवायरनमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि अच्छी ड्रेसिंग जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो, अच्छे भी लगे, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मैं सजेस्ट करूंगी कि कुछ इस तरह के आपको ड्रेसेस पहनने चाहिए जो सी हो, लाइक जॉर्जेट्स हैं, शिफॉन्स हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसके स्लीव्स को भी आप फैब्रिक के साथ कवर करें। बड़ी अच्छी फैब्रिक मिलती है, कॉटन सिल्क है, अटल है, बहुत लाइट फैब्रिक्स आपको मिलते हैं। अपने बाजू को भी टोटली कवर करें। अच्छा, बाय द वे मैं शो कर सकती हूँ इस वक्त, मैंने भी अपने ये नेट का जो शर्ट पहनी है उसके नीचे स्लीव्स को मैंने कवर किया हुआ है, तो क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बनेगा।
फिर आप सिंपल कलर्स में आ जाएं, प्लेन सॉलिड कलर्स में आ जाएं। सॉलिड कलर्स में आप कैसे आ सकते हो कि अगर आपको प्रिंट्स अच्छे लगते हैं तो आप सेल्फ प्रिंट में चले जाओ, सेम के ऊपर सेम प्रिंट आ रहा होता है, उससे ये होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी वो उभर के बाहर आती है। अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बना लो, या कोई पेंडेंट पहन लो, या कोई नेकलेस साथ पहन लो प्लेन ड्रेस के, या बहुत हद है हल्का सा मोटिव बना लिया, बटन्स के साथ प्ले करें। इफ़ यू आर इन फैटियर साइड, आप अपनी कोई पाइपिंग, कोई फेसिंग वगैरह कर सकते हो प्रिंटेड, हल्की सी, ज्यादा नहीं, जो अगेन डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। तो मेरी सजेशन ये होती है कि आप सॉलिड कलर्स में चले जाएं, ज्यादा कलर्स से अवॉइड करें प्रोफेशनल। अच्छा, एक और नॉर्मल बिहेवियर का होता है, हम कहते हैं हम कहीं स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, हील्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओह माय गॉड, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि बच्चे कैरी कैसे कर लेते हैं। वही अगेन है ना, स्कूल कॉलेज की बच्चियां इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनती हैं, पेंसिल हील्स में, कहती हैं उन्होंने अपने आप को कैसे कैरी किया हुआ है, ये चल कैसे रही हैं। तो मुझे लगता है मेडिकली भी ये हेल्दी नहीं है ज्यादा बड़ी हील पहना, क्योंकि फिर एक एज आती है आपकी जब आप 25 प्लस होते हैं, 20 प्लस होते हैं, तो आपकी बैकबोन को भी बहुत डैमेज करती है। सही। तो आपको हील्स नहीं पहनी, ज्यादा से ज्यादा मेडिकली आप पूछें डॉक्टर से, 1/2 इंच की या 1 इंच की जो हील है वो आपके लिए अच्छी होती है। और ये मेरे ख्याल से वैसे भी आपके पूरे ओवरऑल लुक को भी अच्छा बना देती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। समझ में बातें तो बहुत सी करना चाह रही थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।